हेलो एंड वेलकम टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन शिक्षा के परीक्षा विद रजत चैनल पर। तो हम लोग एक नए तरीके से कुछ और थोड़ा सा सोचते हैं, उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इस वजह से वो वाला सेटअप बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग कोशिश करते हैं इधर करंट अफेयर्स वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं सैटरडे को, उससे ठीक है कि हम लोग इधर पढ़ के इसको इधर ख़त्म कर लेंगे और सैटरडे के दिन हम लोग स्टैटिक को कवर करते रहेंगे, ताकि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं एसएससी या फिर रेलवेज़ की, वो हमारी ठीक ठाक कवर हो जाएं। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, है ना। और ये करंट अफेयर्स नवंबर 2024 में जो घटनाएं हुई हैं उन पर ज़्यादा आधारित है। और फिर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि वीकली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो के तौर पर होगा, तो जैसा भी हो आप हमें कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो कौशल विकास से है, पर्यावरण से संबंधित है, या फिर बालिका सुरक्षा से संबंधित है, या आप हमें बताएं कि टीकाकरण से संबंधित है। तो ये है संबंधित भैया टीकाकरण से। मतलब इसके तहत सरकार क्या करेगी? सरकार एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए इसको इसने बनाया है। ये जो आप मोबाइल ऐप सुन रहे हैं यू विन, इससे सरकार जो है वैक्सीनेशन को ट्रैक करेगी। वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए कि अभी जो वर्तमान में महिला और बच्चों को टीका दिया जा रहा है ना, इनको ट्रैक करने के लिए जो है उसने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है यू विन मोबाइल ऐप। अच्छा, मैं कुछ और आपसे मोबाइल ऐप्स पूछता हूँ। जैसे एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे डिजिटल सेंटिनल ऐप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिजिटल सेंटिनल ऐप, मैं इसको हिंदी में लिख के देता हूँ सेंटिनल ऐप। आप इसको लिखते चलिएगा, सेंटिनल ऐप। ये किसने जारी किया है? एक मैं आपसे पूछता हूँ मेरी पंचायत ऐप, सुना है? ये क्या काम करेगी मेरी पंचायत ऐप? मेरी पंचायत ऐप, आप हमें एक ये बता दें। उसके बाद हम एक दूसरा आपसे पूछते हैं, आप हमें बताना लोकपथ, लोकपथ मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप। अच्छा, मैं सिर्फ लोकपथ लिख देता तब भी आप समझ जाते। चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लिख करके ही समझ लेते हैं। तो डिजिटल सेंटिनल ऐप जो है वो भारत के उस राज्य ने शुरू किया है जहां साक्षरता दर सर्वाधिक है। समझ ही गए होंगे, केरल। ये काम क्या करेगा? तो ये इसका काम जो होगा वो ट्रैफिक नियमों नियमों का जो उल्लंघन करेंगे उनको आसानी से रिपोर्ट करने के लिए होगा। और साथ में हम इसको यूँ कह दें, ये रियल टाइम ट्रैफिक रिपोर्ट के लिए, इसको हम डायरेक्ट ऐसे कह दें, रियल टाइम ट्रैफिक रिपोर्ट, ट्रैफिक रिपोर्ट के लिए केरल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आप बताएंगे इस ऐप का नाम है डिजिटल सेंटिनल ऐप। मेरी पंचायत ऐप किसने किया है? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। पंचायती राज मंत्रालय ने। असल में क्या है कि जो ग्राम स्तर पर, मतलब गांवों में बारिश कब होने वाली है, हवा की गति कितनी होगी, बादल छाए रहने इत्यादि से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो मेरी पंचायत ऐप के तहत गांव के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती रहेगी। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। ये तो आप जानते हैं, मैं हिंट में देता हूँ, इनका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव जी ने इसको लॉन्च किया है। अब बता दें ये कहाँ के हैं? तो ये सीएम है। कहाँ के सीएम हैं? एमपी के सीएम हैं। इन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ पर कहीं पर भी आपको खड्डा दिखाई देता है रोड पर जाते हुए, तो आप तुरंत उसका फ़ोटो खींचे और कौन से मोबाइल ऐप पर फेंक दें? लोकपथ पर। तो ये बातें हमने देख ली। आपको एक डिजिटल सेंटिनल याद रखना है, मेरी पंचायत ऐप याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट था वो उस टाइम का, उसका नाम है सक्षम ऐप। क्या नाम है भैया? उसका नाम है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप ये किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था निर्वाचन आयोग ने। जब चुनाव हो रहे थे तो निर्वाचन आयोग जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको बूथ तक पहुंचाने के लिए एक ऐप जारी किया था जिसका नाम था सक्षम ऐप। यहाँ तक समझ में आई? चलें आगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की गई? ऑप्शन है गांधीनगर, सूरत, ऋषिकेश, कर्नाटक। तो आप कहाँ बताएंगे कहाँ पर होगी? ये ऋषिकेश में की गई। ऋषिकेश का जो एम्स है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
वहाँ पर इस सेवा को शुरू किया गया है। मतलब कोई प्राकृतिक आपदा या कैसी भी समस्या हो, उस समय त्वरित तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, इसके लिए मोदी जी ने एक एयर एम्बुलेंस, मतलब हम यूँ कहें हेलीपैड बना करके लोगों को तुरंत इलाज तक पहुंचाना, ये काम होगा इस एयर एम्बुलेंस सेवा का। तो ये कहाँ पर किया गया? ऋषिकेश में। ये एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसकी स्थापना हुई है 1956 में, है ना। कहते हैं कि पहले ये एम्स बनना था कोलकाता में, जो पहला एम्स था, और उस समय वहाँ के सीएम थे कोलकाता के। उनका उनके बारे में मैं एक हिंट देता हूँ। उनके नाम पर एक चिकित्सा का बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, वीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय। उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया और फिर ये सबसे पहली बार दिल्ली में बना था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हालांकि अपनी रायबरेली में भी अब हो गया है। तो ये बात आपने देख ली। अच्छा, मैं एक और योजना का नाम लेता हूँ, आप हमें बताना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, नाम सुना है इसका कभी? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ध्यान से देखते रहना और इसको आप अपने कॉपी पर भी नोट डाउन करते रहें। ये आगामी, जैसे हम लोग एग्ज़ाम में चीज़ें ठीक ठाक पढ़ी हुई मिलती हैं, तो उम्मीद है यहाँ से भी आपको बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो स्कीम शुरू की गई है, ये डेट का भी बोलबाला हो गया भाई। तो ये 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी। इसको शुरू, अच्छा, शिक्षा से संबंधित है तो कौन सा मंत्रालय करेगा? तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया होगा। अच्छा, एक हमें बात बताना, वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं कौन? शिक्षा मंत्री मैं ब्रैकेट में लिख दूं, इनका नाम है भाई धर्मेंद्र प्रधान। तो ये एक योजना चलाई गई है जिसके तहत काम क्या होगा? तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कैसे शिक्षा? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुविधाएं देना। उच्च शिक्षा, अब ये उच्च शिक्षा क्या होती है? उच्च शिक्षा का मतलब जैसे आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल की, या आर्किटेक्चर, लॉ, है ना, इन सब चीज़ों में अगर आप करते हैं तो उच्च शिक्षा है। तो उसके लिए सरकार वित्त का प्रबंध करेगी, पैसा, वित्तीय वित्तीय प्रबंध करेगी। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जैसे मान लो आपने इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए आपने लोन लिया, तो उस पर लगभग 3% तक की छूट होगी। इसमें आपको 3% तक छूट मिलेगी, आपको उस पर 3% कम ब्याज देना होगा, है ना। तो इसके लिए पात्रताएं भी हैं कि वही व्यक्ति इसका लाभार्थी हो सकता है जिसकी जो वार्षिक, मतलब जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख पर एनम से कम हो, है ना, 8 लाख या उससे कम हो, उसी व्यक्ति को मिल सकता है और किसी को इससे लाभान्वित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, एक और चर्चित है, मैं यही छोटा सा एक और आपको बता देता हूँ। एक और योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मुफ्त, अभी राइटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बाकी आप तो राइटिंग जानते हैं, है ना। धीरे धीरे इस पर भी बढ़िया हो जाएगी। मुफ्त बिजली योजना, है ना, मुफ्त बिजली योजना, ये किसने जारी किया है? आपसे पूछे कि बताएं भाई, ये किसने शुरू किया है? तो ये भी केंद्र सरकार की योजना है। इसमें सरकार का एक लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों की छत पर हम सोलर वाली जो लाइट होती है ना, सोलर पैनल, उनको स्थापित करवाएंगे, जिससे मुफ्त बिजली बनेगी। और सरकार इसमें एक बहुत बड़ा काम करेगी। 300 जो लोग इसको लगवाएंगे उनको एक वर्ष में 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड कराएगी। कौन सी योजना के तहत? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अच्छा, एक इसका और वित्त पोषित वाली बात, पहले तो हम देख लेते हैं कि सरकार ने इसका बजट कितना जारी किया है। तो सरकार ने इसके लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा बता रहे हैं हम आपको, ये 75,021 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है अब की बार। किसके लिए? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए। क्या आप इतनी बात समझ पाएँ? इसमें सरकार वित्त पोषित करेगी। जैसे मान लीजिए आप 2 किलोवाट, मान लिया हमने, इसको हम यहाँ लिखते हैं, मान लो आपने 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया, तो सरकार उस पर 60% वित्त पोषित करेगी। अगर आपने 3 किलोवाट के आसपास करवाया तो सरकार उसमें 40% वित्त पोषित करेगी, है ना। समझ गए आप ये वाली बात? चले आगे हम लोग। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दिमाग में रखना, और साथ में एक पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का निधन हुआ,
वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जल्दी बताएं। संतूर, तबला, शहनाई या सारंगी? तो भाई ये बजाते थे सारंगी। कौन सा? सारंगी। ये 100, इस पता है सारंगी कहते हैं 100 रंग, हिंदी के 100 रंग शब्द से बना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाद्य यंत्र से 100 तरीके की धुन निकल आती हैं, इसलिए इसका नाम सारंगी रखा गया था, है ना। तो पंडित रामनारायण जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आप बताएंगे कि ये बजाते थे सारंगी। अच्छा, मुझे तबला वादक बता सकते हो? तबला वादक, तबला वादक अल्लाह रखा, नाम याद आया? अल्लाह रखा, ठीक। और कोई नाम? लतीफ़, मैंने कहा था ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते वो वाला। सुखबिंदर सिंह, सुखबिंदर सिंह, सुखबिंदर सिंह जी का नाम आता है। और कौन है? एक और चर्चित नाम हमारी कास्ट में, दो ही तो पाल हैं, एक अनुराधा और एक दूसरी पाल हैं बछेंद्री, अनुराधा पाल जी हैं। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो आप बताएंगे कि ये भी तबला बजाती हैं, ना। अभी हाल ही में एक बहुत चर्चित, मैं इसमें पहले ही कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप ना ये वाला ज़रूर याद रखना। मैंने लिखा जाकिर हुसैन, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, जाकिर हुसैन जी का। और ये भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आप बताएंगे कि ये बजाते थे तबला। इनके मैं आपको ना कुछ पुरस्कार बताता हूँ। ये अल्लाह, ये मतलब सन ऑफ लिख देता हूँ मैं, सन ऑफ अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जी के ही बेटे थे ये, आप इनको दिमाग में रखना। अच्छा, जाकिर हुसैन के बारे में मैं इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले, आपको पता है? एक तो सबसे छोटा जो होता है, श्री से शुरू करते हैं, इनको पद्मश्री मिला, इनको पद्म भूषण मिला, यही तो पद्म पुरस्कार होते हैं। और एक होता है जो सबसे बड़ा होता है, पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक। इनको पद्मश्री कब मिला? इनको पद्मश्री मिला 1988 में भैया। कब मिला? 1988। भूषण इनको कब मिला? ठीक 14 वर्ष का वनवास इनका था, प्लस 14 वर्ष, मतलब 2002। और विभूषण मृत्यु से ठीक 1 वर्ष पहले 2023 में इनको मिला है ना। अच्छा, एक और इसका बढ़िया क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इन्हीं से संबंधित है, मैं इनका ही बता रहा हूँ, अभी जाकिर जी का ही बता रहा हूँ, है ना। तो आप इसको मेंशन ज़रूर करते चलना। जाकिर जी का एक मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और हम लोग इस पे अगर देखते हैं, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो हम लोग इस पर लाइव भी आएंगे, और लाइव पढ़ाई करने में और मज़ा आएगी। संगीत नाटक अकादमी, ये इनको मिला था 1990 में। किसको मिला है? जाकिर हुसैन साहब को मिला है। और इनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल बड़ा फेमस हुआ था। अच्छा, इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, ग्रैमी, सबसे बड़ा संगीत का अवार्ड है ना, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। इनको ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिला है, एक बार तो 1992 में मिला, और एक बार इनको 2009 में मिला है ग्रैमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी 1990 में मिला। आपको ये ज़रूर याद रखना है, एसएससी और रेलवेज़ इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 1992 और 2009, ये ज़रूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और पंडित रामनारायण जी का संबंध तो आप समझ गए ना, किससे था? सारंगी से था। अच्छा, शहनाई, शहनाई के हम लोगों ने याद किया था, मिल बैठेंगे 3 यार, कृष्ण राम चौधरी, और बिस्मिल्लाह कहेंगे और बजेगी क्या? शहनाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सिगेरु इशिबा, ऑप्शन है लुओंगकुओं, और पाएटांगटार नसिनवात्रा, डूमा बुमोको। अब जल्दी से आप आगे बता दें तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं भैया, कौन? डूमा बोको, ये जो आपको दिख रहा है ना, डूमा बोको जी हैं ये डूमा बोको, मैं नाम लिखे देता हूँ, यही है डूमा बोको। तो नाम भी इनके यहाँ अजीबे रहते हैं, हाँ, डूमा बोको। सबसे बढ़िया इनके यहाँ हमको लगता है बाल का कोई लफड़ा नहीं है, झड़ते हैं झड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के यहाँ बड़ी समस्या है, क्या है कि ये सब वैसे भी थोड़ा ठीक लग रहे हैं, हम लोग के बाल ना हो तो मुँह वैसे भी बना हुआ है। शिगेरू इशिबा, ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिगेरू इशिबा जापान के बनाए गए थे नए पीएम। लुओंग कुओं वियतनाम के बनाए गए, वियतनाम, लुओंग कुओं वियतनाम के नए राष्ट्रपति थे, वियतनाम, वियतनाम के राष्ट्रपति बनाए गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाए टोंग टार्न सिनवात्रा, ये पीएम बनाई गई कहाँ की? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थाईलैंड। और आपने ये
देखा होगा ना कि ये लुओंग कुओंग वियतनाम के जो बनाए गए थे नए राष्ट्रपति, ये अभी रिसेंटली हमारे अपर पीसीएस एग्जाम में हम लोगों के था ना इनका लुओंग कुओंग। अच्छा, पायटांगटार्न श्रीवात्रा, ये पता है ये सबसे युवा हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और फर्स्ट वुमेन नहीं है, सबसे युवा है, यूथ पीएम, यंग पीएम लिखो, यूथ पीएम नहीं, यंगेस्ट पीएम लिखे देते ना। ये थाईलैंड की सबसे यंगेस्ट पीएम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। और डूमो बोको तो आपने देख ही लिया, कहाँ के हैं ये, बोत्सवाना। चलो बोत्सवाना लिख गया है तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप हमें बता दो बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, और आप हमें बता दो बोत्सवाना की करेंसी क्या है भैया। बोत्सवाना की कैपिटल, और अगर इनको मैंने क्लास में पूछा नहीं बताया तो फिर वहाँ वाली अपनी वाली भाषा में तुमको हम कहेंगे कि गुम्मा मार देंगे ना। करेंसी पुला, इसकी करेंसी क्या है, पुला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ स्थित है। अल जौफ रेगिस्तान कहाँ स्थित है। ये अल जौफ असल में कारण था कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये है, वहाँ मैं पहले बता देता हूँ कहाँ पर ये हुआ है। तो ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरब, ईरान या फिर तुर्कमेनिस्तान। तो आप बताएंगे ये घटना सऊदी अरब में हुई। ये बर्फबारी कहाँ पर देखने को मिल गई है, तो सऊदी अरब में। कारण क्या था, अरब सागर जो क्षेत्र है ना सऊदी अरब के बगल में, वहाँ पर मतलब कम दाब का क्षेत्र निर्मित हो गया। मतलब मैं लिख देता हूँ कि अरब सागर में कम दाब का, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। और बात ये हो गई कि जो सऊदी अरेबिया का क्षेत्र था वहाँ गर्मी हो गई। गर्मी तो वैसे भी रहती है लेकिन मतलब यूँ कह दें कि अरब सागर क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हो गया, और सऊदी अरेबिया के क्षेत्र में क्या हुआ कि गर्मी के बीच मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, जिस कारण से ये घटना देखने को मिल गई। कौन सी, बर्फबारी वाली, है ना। अच्छा, ईरान की राजधानी बता दो, तेहरान। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखो पर्यटक हैं, ये पर्यटक दिख रहे हैं आपको, ये पर्यटक दिख रहा है, ये सब एकदम मज़ा आ गया। अभी हमारे रायबरेली में ऐसे होने लग जाए तो हम लोगों को मज़ा ना आ जाए, बर्फबारी हो जाए, गोला बना के फेंकने में मज़ा ही आ जाए। ठीक, तो ये घटना कहाँ देखने को मिली है, तो आप बताएंगे ये देखने को मिली है सऊदी अरब। जल्दी से हमें बता दो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, कैपिटल। रियाद, बहुत बढ़िया, इसकी राजधानी है भाई रियाद। और करेंसी क्या है, ये तो आप जानते हैं, करेंसी है रियाल, समझ गए। अच्छा, एक में ही यहीं पर मैं एक बढ़िया क्वेश्चन और कहो तो पूछूं। अभी ग्रुप डी में आया था ये 2018 में, ग्रुप डी में एक रेगिस्तान नामक मरुस्थल कहाँ है। अब ये बता दो कमेंट में, हम लोग चलते हैं आगे। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। बाकी आप बहुत सारे सुने ही होंगे, जैसे खारन मरुस्थल पाकिस्तान का है, कालाहारी बोत्सवाना, एक्चुअल में वो 3 देशों में है, तकलामाकन चाइना, गोबी मंगोलिया, है ना, मंगोलिया और चीन में है, एक ऑस्ट्रेलिया में 2 है, सिम्सन और गिम्सन। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में आए टाइफून कोंगरे, जल्दी बताएं, आगे चलते हैं हम लोग। टाइफून आया हुआ है कहीं, कोंगरे नामक एक टाइफून, तो ये आया हुआ है कहाँ, ताइवान में। ये रहा भाई ताइवान, ये ताइवान, कोंगरे नामक जो टाइफून आया ताइवान में आया। अच्छा, यहीं पर मैं 2 एक और बता देता हूँ, जैसे कौन सा भी रिसेंट एक आया था दाना आप बताना कहाँ का है, 2 जगह है, दाना और एक असना, 2 ही पूछता हूँ मैं, दाना और असना आप बता दो, आगे चलते हैं। दाना आया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर, कौन सा, दाना। इसका नामकरण कतर ने किया है, दाना ने प्रभावित किया पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को। और जो असना है ये कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में आया है, कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में। ये भी रिसेंट करंट के ही हैं, दोनों का नाम याद रखना। जो असना है ये, इसका नाम किसने रखा था, तो इसका नाम रखा था पाकिस्तान में। ठीक,
और दाना का नाम किसने रखा था? कतर ने। आए कहाँ पर हैं? ये बात आप समझ गए। वैसे टाइफून कोंगरी कहाँ आया है? तो आप बताएंगे ये ताइवान में आया है। चलें आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में डेबी और हेलेन आए थे, इनका भी लिख ही देते हैं। डेबी और हेलेन, है ना, डेबी और हेलेन। लाइव के लिए आप कमेंट करना कि अगर हम लोग चलाएं तो कुछ मज़ा आएगा या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पहला है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि पहला, और पहला कुछ भी हो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन काठमांडू, तिब्बत, नई दिल्ली या फिर मिजोरम में? तो आप क्या बताएंगे? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अच्छा, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य है कि जो वर्तमान समय की जैसे आतंकवाद और अन्य जैसे कुपोषण इत्यादि की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए बौद्ध धर्म के जो संत हैं वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे देशों के बौद्ध धर्म के लोग आए और यहाँ पर बैठक हुई नई दिल्ली में और सजेस्ट किया गया कि कैसे हम इन सब चुनौतियों से निपट सकते हैं। कहाँ पर ये आयोजन हुआ है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक मैं यहीं पर और पूछ लेता हूँ, इसके पहले भी एक मुझे याद आ रहा है, अभी रिसेंट हुआ था। कौन सा था? एक मैं बताऊँ आपको, मुझे बता देना G20 कहाँ हुआ था? अभी रिसेंटली G20 हुआ है। G20 बताएं कहाँ हुआ था? G20 मैं लिख दूँ, G20 का आयोजन कहाँ हुआ? एक और मैं UNCCD इसको हम, ये आयोजन हुआ है COP16 के नाम से COP16। ये COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। इसका 16वां संस्करण है। ये UNCCD द्वारा किया जाता है। तो मुझे G20 बता दें और एक मुझे बता दें कि UNCCD का कहाँ पर हुआ था, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये G20 जो हुआ है ये हुआ है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो, इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया। ये कहाँ है? ये ब्राज़ील में। ठीक, मतलब ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। इसकी मैं थीम बता देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, मतलब गरीबी, भुखमरी और गरीबी के लिए ये अलायंस की बैठक बुलाई गई है। ठीक, ये कहाँ आयोजित हुई है भैया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। ये 16वीं बैठक है और ये कहाँ आयोजित की गई है? ये भी रियाद, सऊदी अरब। रियाद में, रियाद समझ गया ना, सऊदी अरेबिया। मैं लिख दूँ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। ठीक, रियाद। ये UNCCD, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। मैं लिख देता हूँ, आजकल यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये फुल फॉर्म खूब आने लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी, आप परेशान ना हो, अभी शुरुआत में हैबिट नहीं होती है। कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है UNCCD। इसकी स्थापना 1994 में लिख देता हूँ मैं, 1994 में हुई है और इसका बॉन, जर्मनी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताएंगे बॉन, जर्मनी में। ठीक, ये बॉन जर्मनी। मैं लिख दूँ HQ का मतलब हेडक्वार्टर। स्टेबलाइज कब हुआ, स्थापना कब हुई? तो 1994 में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान IBRO, इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? ये जवाब दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऑप्शन है प्रवीणा राय, शुभांगी सिंह, सुभा तोले और डॉक्टर नैना बड़जात्या। जल्दी से बताएं, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। IBRO मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए।
बहुत बढ़िया। इनका नाम है भैया सुभा तोले। IBRO की ये अध्यक्ष बनी है, IBRO। तो इनका नाम है सुभा तोले। क्या नाम है? सुभा तोले। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हैं मुंबई में ही रही हैं, वैसे यही है सुभा तोले जी। और IBRO के बारे में बता देते हैं ना। IBRO इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई है 1961 में, IBRO। और इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है, मैं ऑप्शन देता हूँ, जो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी आप जान गए होंगे, पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे। समझ गए अभी वाली बात, IBRO। अच्छा, एक मैं ही और क्वेश्चन पूछता हूँ। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ये वाला बताओ। अभी रिसेंट हम लोग क्लास में पढ़े हैं, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, जल्दी से बताएं, आगे चलते हैं हम लोग। इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ। स्थापना तो 1997 में हुई। मुझे हेडक्वार्टर आप बता दो। हेडक्वार्टर HQ इसका क्या है? तो हमारे दिमाग, मतलब मस्तिष्क, लोग कहते हैं ना गुड़गोबर कर दियो एकदम। तो गुड़गोबर से एक हमारे यहाँ क्षेत्र है गुड़गांव। अब वैसे अब वो गुरुग्राम हो गया है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक, ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निगोल चक्कौबा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया गया? निगोल चक्कौबा त्यौहार हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये निगोल चक्कौबा जो त्यौहार है, पहले तो ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मैतेई समुदाय, मैतेई समुदाय द्वारा। ठीक, मैतेई समुदाय अब कहाँ है, थोड़ा आइडिया लगाओ, बढ़िया आंसर मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ पर हिंट देता हूँ। वहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है। अच्छा, आप तो बता ही ले जाओगे, मणिपुर। कहाँ पर है ये? मणिपुर। इसमें होता क्या है, विवाहित महिलाएं जो हैं, जैसे ये विवाहित महिलाएं बैठी हुई हैं, ये अपने पिता के घर जाती हैं और उनको भी उपहार देती हैं। अब महिलाएं हैं, अगर उपहार दे रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उपहार लेने की भी इच्छा होगी। तो पिता या भाई लोग, अच्छा पिता क्या भाई लोग ही फिर उपहार देते हैं। और यूँ कहें, ये त्यौहार बुआ लोगों का ही होता है, और वो जाती हैं और अपने परिवार से मिलती हैं। एक्चुअल में ये हम यूँ कह दें, ये त्यौहार ना पारिवारिक पुनर्मिलन का होगा। हम इसको कहते हैं कि ये पारिवारिक पुनर्मिलन को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। पारिवारिक पुनर्मिलन। पुनर्मिलन के लिए कौन सा त्यौहार? निगोल चक्कौबा त्यौहार। कहाँ पर मनाया जा रहा है? मणिपुर में मनाया जा रहा है। अच्छा, मुझे आप बता दो कुछ त्यौहार मिज़ोरम के। मिज़ोरम के मैं आपको ऐसे एक आउटलाइन बना करके दिखाता हूँ ना। ये रहा भाई सिक्किम, और ऐसे करके चलते चले जाओ, ये इधर चले जाओगे आप अरुणाचल, और फिर ऐसे करके चले जाओगे, ये यहाँ पर त्रिपुरा है, और फिर ऐसे करके चले जाओ, ये आप बांग्लादेश देख लिए, यही तो है। अच्छा, ध्यान से देखना, ये यहीं पर तो है मिज़ोरम। मिज़ोरम यहीं पे तो है, ये मिज़ोरम। ठीक, अब इस मिज़ोरम में देखेंगे तो इधर बांग्लादेश बैठा हुआ है, और इधर कौन बैठा है? म्यांमार बैठा हुआ है। ठीक, इस मिज़ोरम को बांग्लादेश भी कूटता है, म्यांमार भी कूटता है। तो यहाँ जितने चापचार कूट है ना, चापचार कूट, मीम कूट और मावल कूट, ये त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? तो आप बताएंगे कहाँ पर? मिज़ोरम में। अच्छा, दो एक मैं त्रिपुरा के बता देता हूँ ना आपको। दो एक त्यौहार मैं आपको त्रिपुरा के बताता हूँ। त्रिपुरा का एक त्यौहार तो गरिया पूजा कई बार आया है। खर्ची पूजा भी कई बार आया है। खर्ची पूजा, गरिया पूजा, खर्ची पूजा, बाबा पूजा, ये सब कहाँ पर त्यौहार मनाए जा रहे हैं पूजा वाले? तो आप बताएंगे त्रिपुरा में मनाए जा रहे हैं। अच्छा, ओणम यहाँ मनाया जाता है, केरल में। मणिपुर का तो आपने देख ही लिया है। फिर बाकी और बहुत सारे नृत्य और इसके बारे में फिर हम आगे बात करते हैं, करंट को ऐसे ही रखते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, मुझे अभी रिसेंटली याद आया है कि एक बाली पद्दामी उत्सव मनाया गया है। बाली, ये करंट है, पद्दामी उत्सव। मुझे कमेंट करके बताना ये कहाँ मनाया गया है।
ये कहाँ मनाया गया है, आप मुझे कमेंट करके ही बताना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली सुंदरी, और जहाँ पहली लग जाता है ऊपर से महिला हो तब तो वो 100% इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है मानुषी छिल्लर, रेचल गुप्ता, रिया सिन्हा या फिर स्मृति देसाई। जल्दी से बता दें, हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएंगी भाई कौन, रेचल गुप्ता जी। ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही हैं, जो ताज पहन रही हैं, इनका नाम है रेचल गुप्ता। रेचल गुप्ता का संबंध जो है वो पंजाब से है, ये पंजाब की हैं। और ये एक और क्वेश्चन यही पहले मैं बता दूं वरना मैं भूल जाऊंगा। ये क्वेश्चन है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप बता देना बैंकॉक। और बैंकॉक नहीं मिलेगा तो इसका देश मिलेगा, क्योंकि ये तो कैपिटल है, ये थाईलैंड। ठीक, समझ गए, बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। ये रेचल गुप्ता हैं, 20 वर्षीय हैं, पंजाब के जालंधर से संबंधित हैं, ये 20 वर्षीय। ठीक, अच्छा एक मैं यहाँ बढ़िया बात बताता हूँ, इनकी जो कॉस्ट्यूम दिख रही है ना, कॉस्ट्यूम पहन, मैं दूसरे स्लाइड में चलता हूँ तो बढ़िया आपको दिखाई देगा। ये जो यही हैं, ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है रेचल गुप्ता। इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहन रखी है, कॉस्ट्यूम ध्यान से देखना, इस कॉस्ट्यूम में आपको ये एक नीला रंग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नीला, और एक आपको वाइट कलर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वाइट। ठीक, दो कलर दिखाई दे रहे हैं। इस कॉस्ट्यूम का अपना एक अर्थ है, मतलब इन्होंने जो ये ड्रेस पहनी है, इस ड्रेस में खास बात ये है कि ये माता गंगा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब ये ड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो माँ गंगा को रिप्रेजेंट करती है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताएं रेचल गुप्ता ने जो बैंकॉक में ड्रेस पहनी थी, ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 में, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप बताएंगे किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है माँ गंगा को। अच्छा ध्यान से देखना, ये नीला रंग क्या प्रदर्शित करता है, तो नीला रंग माता गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, गंगा जी की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। जबकि जो वाइट कलर है, वाइट कलर माता की आध्यात्मिक शक्ति को, कि कैसे पहले माता गंगा जी सिर्फ स्वर्ग लोक में ही प्रवाहित होती थी, मानव कल्याण के लिए फिर शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आई, है ना। वाइट कलर ये। अच्छा इसका एक और है चमकीला कलर, जो चमकीला कलर है वो चमचमाता पानी जो दिख रहा है ना, वो चमचमाते पानी को ही प्रदर्शित कर रहा है, चमचमाता पानी। तो आप कलर भी दिमाग में रखना, चमचमाता पानी, समझिए। राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी, फिर हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इतना देख लिया है और हम लोगों ने एक कोशिश की है, देखते हैं अगर ऐसे कुछ बढ़िया बनता है तो आगे हम लोग इसको जारी रखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, और हो सकेगा तो हम लोग अब लाइव भी रिवीजन या फिर किसी टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।